नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना पुरानी है, प्रदेश है राजस्थान और जिला है बूंदी। बात 2019 की है। हुआ यूं कि बूंदी जिले के बूंदी कोतवाली पर बिबनवा रोड से एक परिवार थाने पर आया और उसने ये बताया कि 28 अगस्त 2019 को उनका लड़का अभिषेक शर्मा, जो बूंदी पुलिस लाइन में कांस्टेबल है और अभी हाल में ही उसने कमांडो कोर्स कंप्लीट किया है, बूंदी पुलिस लाइन में तैनाती थी। कमांडो कोर्स कंप्लीट करने के बाद लोग डिप्यूटेशन पर तमाम सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस पे भी जाते हैं और जब जिला अपने कमांडो टीम तैयार करता है तो उसका हिस्सा बनते हैं। घर वालों ने बताया कि 28 अगस्त 2019 को अभिषेक ने घर पर ये बताया कि वो पुलिस लाइन ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा है, छुट्टी पर था 2-1 दिन के, ज्वाइन करने जा रहा है। रात का खाना न बनाया जाए, वो कल दिन में ड्यूटी पूरी करके वापस आएगा। 28 अगस्त 2019 की रात में उसे आना था, आना नहीं था, इसलिए रात की कोई बात नहीं हुई। 29 अगस्त पूरा दिन वो नहीं आया। घर वालों ने सोचा कभी कभी ड्यूटी एक्सटेंड हो जाती है, हो सकता है ना आया हो। घर वालों ने भी जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन 30 अगस्त को जब घर पर कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ कि वो आएगा कि नहीं आएगा, ड्यूटी कब तक है, जो थोड़ा सा असामान्य था उसके बिहेवियर में कि वो 2-2, 3-3 दिन तक कोई फ़ोन न करे, तो घर वालों ने पुलिस लाइन में फ़ोन करके उसके साथियों से जानकारी की कि वो 28 की रात में पुलिस लाइन ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए गया था, लेकिन अब तक नहीं आया। हो सकता है मोबाइल उसका स्विच ऑफ हो गया हो, तो ज़रा पता करके बताएं कि वो कहाँ पर है और ड्यूटी कब उसकी ख़त्म हो रही है। उसने कहा ठीक है, मैं ड्यूटी जहाँ से लगाई जाती है ड्यूटी ऑफिस से पूरी बात पता करके बताता हूँ। थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आया और उसने कहा कि ये यहाँ आया ही नहीं। 28 की शाम को वास्तव में उसे रिपोर्ट करना था, लेकिन 28 की शाम को भी नहीं आया, 29 को भी नहीं आया और आज 30 तारीख है, 30 को भी उसकी कोई आमद पुलिस लाइन में नहीं है। घर वालों का परेशान होना वाजिब था। घर वालों ने कई जगह रिश्तेदारियों में और बाकी जगह तलाश की। पहले उन्होंने यही कोशिश की कि हम तलाश कर लेते हैं और कोई उसके साथ क्या दुर्घटना होगी। बहुत 6 फीट की उसकी हाइट रही होगी। थोड़ा जैसे वो कहते हैं ना कि बहुत न डरने वाला व्यक्ति था, कमांडो कोर्स कर रखा था। लेकिन 7 दिनों तक तलाश करने के बाद जब कुछ पता नहीं लगा, तो 4 सितंबर 2019 को बूंदी कोतवाली पर घर वालों ने गुमशुदगी लिखवा दी। लेकिन तब तक पुलिस लाइन में ये हल्ला हो गया कि अपने साथ का ही एक साथी 28 तारीख से लापता है, उसका कोई पता नहीं है। पुलिस वालों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, रात दिन एक कर दिया कि आखिर वो कहाँ गया और उसके बारे में क्यों पता नहीं लग रहा है। पुलिस की ट्रैकिंग करने वाले भी पुलिस कांस्टेबल हुआ करते हैं, उनका सुपरविजन पुलिस सब इंस्पेक्टर करते हैं। सब लोगों ने कोशिश शुरू की और उस रात की उसकी लोकेशन, लास्ट लोकेशन जिसे कहते हैं CDR के माध्यम से, तो ये पता लगा कि वो रात 12:30 बजे तक एक्टिव था। 12:30 बजे तक की उसकी कॉल थी और उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया
और फिर 7 दिन बाद यानी जिस दिन गुमशुदगी लिखवाई गई उस दिन तक भी वो फ़ोन एक्टिव नहीं हुआ था। उसकी सीडीआर और जीपीएस ट्रैकिंग के आधार पर पुलिस ने ये भी पता कर लिया कि वो निकला घर से बाइक से ही था और बाइक से ही चलता था, लेकिन जो उसकी लास्ट लोकेशन रात के 12:30 बजे मिली थी वो घर से 140 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर जिले के बौली गांव में मिली। पुलिस को थोड़ा सा अजीब सा लगा कि पुलिस लाइन कह के और 140 किलोमीटर अपनी मोटरसाइकिल चलाकर ही गया होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस घर के चलने और वहाँ लास्ट लोकेशन के बीच काउंट की गई तो उतना ही समय मोटरसाइकिल वाले को लगना होगा सवाई माधोपुर के बौली गांव तक पहुंचने के लिए। फिर पुलिस ने बौली गांव में जाके उसके सेल ए बी सी अल्फा बीटा गामा भी उसे कहते हैं 380 डिग्री को आप 3 भागों में बांट लीजिए, तो जो सेल का टावर है वो 3 भागों में इस तरह से विभक्त होता है और जो सीडीआर निकलती है उसमें लिखा होता है जो टावर होता है उसका नंबर और फिर 1 2 3 यानी टावर के अल्फ़ा एंगल में था कि बीटा एंगल में था कि गामा एंगल में था, उसको ए बी सी सेल भी कहते हैं। वहाँ जाकर जब उसको मौके पर लोकेट किया गया और कनेक्ट किया गया तो ये पता लगा कि वो गांव के एक वीरान किले विजयगढ़ किले की तरफ वो वहाँ उसकी लोकेशन लास्ट लोकेशन आई थी। विजयगढ़ का किला वीरान है, खंडहर है और आसपास वहाँ पर कोई भी आबादी नहीं है। तो पुलिस ने ये उसको जो उसका अंदाज़ा लगाया कि जो कुछ हुआ है वो इसी किले में हुआ है, यहीं स्विच ऑफ हुआ है। पुलिस और परेशान हुई कि आखिरकार वो इतनी दूर रात में 12:30 बजे इस वीरान किले में क्यों आया होगा और उसके साथ क्या हुआ होगा। पुलिस ने इस परेशानी को सुलझाने के लिए एक बार फिर से उसके घर वालों से बातचीत की कि भाई ये बौली गांव के विजयगढ़ किले तक इसके जाने का क्या मतलब है, वहाँ आसपास क्या आपकी कोई रिश्तेदारी है। तो उसके घर वालों ने बताया कि पास में एक गांव है जरवाड़ा और जरवाड़ा में ही उसकी ससुराल है। जो गायब हुआ है कांस्टेबल अभिषेक, उसकी ससुराल वहीं पर है। हालांकि उसकी पत्नी से आजकल अनबन चल रही थी। उसकी पत्नी का नाम दिव्या बताया घर वालों ने और ये भी बताया कि दिव्या की तरफ से एक तलाक की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई गई है और इसीलिए दिव्या ससुराल छोड़कर मायके में रहती है। विजयगढ़ किले से कोई 4-5 किलोमीटर दूर ये गांव था। पुलिस को अब थोड़ा थोड़ा ये अंदेशा हुआ कि वो ससुराल की तरफ गया होगा, पत्नी से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो वहीं कोई न कोई ऐसा रीज़न डेवलप हुआ होगा कि ये या तो विजयगढ़ किले खुद गया या ले जाया गया और वहीं कोई न कोई घटना उसके साथ हुई है। लेकिन ऐसे में उसकी पत्नी दिव्या को आरोपी नहीं माना जा सकता जब तक कि कोई ठोस सबूत न हो। फिर पुलिस वापस आई उसके माँ से, उसके भाइयों से, उसके घर में और बाकी लोगों से जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि आखिरकार ये अनबन किस बात को लेकर हुई थी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए ही पुलिस परेशान होती है और वहीं से हमेशा इस तरह की बातें, इस तरह के सवाल उठते हैं और जवाब भी वहीं से मिलते हैं। इसीलिए पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि पत्नी और उसके बीच अनबन का कारण क्या था। तो पुलिस को ये पता लगा कि कोई साल भर पहले अभिषेक के घर उसकी पत्नी दिव्या की सगी फुफेरी बहन श्यामा घूमने आई थी या रहने आई थी और वो करीबन 20 दिन यहाँ पर रही होगी। इस बीच में 2 बार अभिषेक छुट्टी लेकर घर पर आने के लिए घर पर आया और कई दिन यहीं पर रहा। ये भी बताया गया कि उसकी पत्नी का जो मतभेद है
वो श्यामा को लेकर हुआ, क्योंकि श्यामा को उसने अपने पति अभिषेक के साथ किसी आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था। झगड़ा इतना हुआ कि दिव्या ने अपनी फुफेरी बहन श्यामा को फौरन घर छोड़ने के लिए कह दिया और पति से भी उसने रार की, झगड़ा किया और घर वालों ने उसका बीच बचाव किया। हंगामा उस दिन बहुत हुआ था, ऐसा घर वालों ने बताया कि श्यामा की वजह से ये सब प्रॉब्लम हुई थी। और उसके थोड़े दिन बाद ही जब दोनों के बीच श्यामा को लेकर ही तमाम ताने, झगड़े और इस तरह की बात होती रही, तो एक दिन अचानक दिव्या घर छोड़कर अपने मायके चली गई थी। मायके जाने के बाद अभिषेक और दिव्या की दूरियां बढ़ गई थी और बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि दिव्या ने तलाक लेने की अर्जी, अपनी जो एप्लीकेशन है, तलाक की जो पिटीशन है, वो कोर्ट में दाखिल कर दी थी। इतनी बात पता लगने पर पुलिस को ये समझ में आ गया कि ये झगड़ा श्यामा की वजह से ही हुआ है। और ये भी पता लगा कि श्यामा भी सवाई माधोपुर के ही बौली गांव की रहने वाली है। जिस गांव में, बौली गांव में जहां ये विजयगढ़ का किला है, वहीं की ये रहने वाली है। तो बात पुलिस के कुछ न कुछ समझ में आ रही थी कि रात में वो, ससुराल तो वहाँ से थोड़ी दूर है, रात में 28 तारीख की वो संभवतः बौली गांव ही गया होगा श्यामा के से मिलने के लिए। श्यामा से मिल पाया कि नहीं मिल पाया, ये न तो सीडीआर से और न ही लोगों के बयान से ये पता लग पा रहा है। लेकिन जहाँ उसकी ससुराल थी वहीं पर ये मोबाइल भी स्विच ऑफ हुआ था, बौली गांव में ही। ससुराल मतलब अब एग्जैक्ट ये तो पता लगाना मुश्किल होता है कि इसी घर में हुआ था कि कहीं और हुआ था, लेकिन ये था कि उसी लोकेशन पर, उसी सेल में ये स्विच ऑफ हुआ था। यानी पुलिस को अब उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन में 2 प्राइम सस्पेक्ट मिल गए, जिसके घर के आसपास उसका गायब होना, मोबाइल का स्विच ऑफ हो जाना और वहां तक पहुंचना। 3 फैक्ट्स पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दरमियान मिल गए थे। तो प्राइम सस्पेक्ट हुए अभिषेक की पत्नी दिव्या और उसकी साली श्यामा। पुलिस ने इसको आगे बढ़ाने के लिए अब एविडेंस, देखिए सस्पेक्ट होना और बिना एविडेंस के उस पर कोई यकीन नहीं करता। जब तक पुख्ता तौर पे ये जानकारी न हो जाए कि नहीं यही लोग हैं, इस सिलसिले में पूछताछ करने में कभी कभी बात अगर झूठ हो तो बैकफायर होती है। इसलिए पुलिस जब तक सबूत अच्छे से इकट्ठा नहीं कर लेती और कोई वेरीफाइबल एविडेंस उसके पास नहीं आ जाता, वो हाथ नहीं लगाती। इस बीच में काफ़ी टाइम निकल गया, 2-2.5 महीने हो गए और पुलिस, अभिषेक के घर वाले एसपी ऑफिस के और थाने के रोज रोज चक्कर लगाते रहे। क्राइम ब्रांच ने फिर ये कहा कि 28 तारीख को जब ये घर से चला, यानी 28 तारीख की इसकी कॉल डिटेल, श्यामा की कॉल डिटेल और पत्नी दिव्या की कॉल डिटेल, तीनों को एक साथ रख के एनालिसिस टूल्स से इसकी एनालिसिस की जाए और उससे अंदाज लगाया जाए कि आखिरकार हुआ क्या था 28 को। पुलिस का माथा ठनका कि उस दिन श्यामा और अभिषेक की बहुत लंबी लंबी बात हुई थी, लेकिन दिव्या से कोई बात नहीं हुई थी। श्यामा की अभिषेक से भी बात हुई थी और एक दूसरे नंबर पर भी साइमल्टेनियसली लंबी लंबी बातें हुई थी। पुलिस ने फिर 3 महीने की कॉल डिटेल को जब खंगालना शुरू किया तो ये पता लगा कि इन 3 महीनों में दिव्या से तो उसकी कभी बात नहीं हुई, लेकिन श्यामा से उसकी 2-2 घंटे और 2.5 घंटे की लंबी लंबी कॉल्स हुई थी। पुलिस को समझने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी। पुलिस ने स्पेसिफिक कॉल्स को जब फ्लैग किया तो ये पता लगा कि 28 की शाम को लास्ट कॉल श्यामा की ही अभिषेक पर आई थी और लगभग जिस समय में उसने अपने घर वालों को कहा था कि वो बूंदी पुलिस लाइन जा रहा था, उसके 10 मिनट पहले की ही कॉल थी। कॉल आते ही
उसने ये कहा कि मैं जा रहा हूँ, आज पुलिस लाइन में रहूँगा, मेरा खाना नहीं बनाना, मैं लौट के नहीं आऊँगा, मेरी रात की ड्यूटी है। तो वहाँ से वो कॉल जो उसकी आई थी वो श्यामा की थी, और वो इसीलिए झूठ बोलकर घर वालों से कि वो पुलिस लाइन जा रहा है, वो बाइक से श्यामा के पास आ गया। इतनी लंबी लंबी बातचीत, और घटना के दिन उसकी कॉल पर वहाँ पहुँच जाना, इससे पुलिस का शक, या पुलिस के पास जो एविडेंस था वो अब ऐसा हो गया था कि श्यामा से इस सिलसिले में पूछताछ की जाए। लेकिन श्यामा से बात करने वाले दूसरे शख्स का पता नहीं था, उसके बारे में न घर वाले बता पाए और न पुलिस के पास ही इस तरह की कोई हिंट थी कि दूसरा कौन हो सकता है। पुलिस ने फिर उसका फिजिकल वेरिफिकेशन शुरू किया। फिजिकल वेरिफिकेशन से ये पता लगा कि वो श्यामा के ही गांव का रहने वाला नावेद नाम का एक लड़का है। 28 तारीख को जितनी बार श्यामा की अभिषेक से बात हुई है, उसके पहले या उसके बाद नावेद से भी उसकी बात हुई थी। पुलिस के पास सीडीआर और कॉल्स के रूप में पुख्ता सबूत थे कि घटना वाले दिन मृतक से और श्यामा से जो बात हुई है वो त्रिकोणीय बात हुई है। नावेद की श्यामा से और श्यामा की अभिषेक से, अभिषेक की श्यामा से और श्यामा की नावेद से। इसलिए पुलिस ने फौरन दोनों को थाने पर बुलवा लिया, श्यामा और नावेद को। दिव्या से कभी कोई बात नहीं हुई, इसलिए पुलिस ने दिव्या को बुलाना उचित नहीं समझा, क्योंकि उसके विरुद्ध कॉल के रूप में या सीडीआर के इंडिकेटर्स के रूप में कोई साक्ष्य पुलिस के पास नहीं थे। दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई, लेकिन कुछ खास नहीं निकला। फिर जब दोनों को आमने सामने बिठाया गया और एक एक कॉल के बारे में जानकारी करनी शुरू की गई, थोड़ी देर बाद पुलिस की सख्ती के आगे दोनों ही टूट गए। और फिर उसने बताया कि 28 की रात ही हम लोगों ने अभिषेक को मार डाला था और विजयगढ़ के किले में ही मार डाला था। पुलिस के पूछताछ में फिर श्यामा से पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो श्यामा ने बताया कि वो स्कूल में काफ़ी इंटेलिजेंट थी। 12वीं में उसके 75% मार्क्स आए थे। बड़ा भाई नहीं था, पिता का देहांत हो चुका था, माँ आंगनबाड़ी में काम करती थी। साल भर पहले वो इसी सिलसिले में कि पढ़ाई लिखाई में थोड़ी और मदद हो जाएगी, अपनी बहन दिव्या के घर गई थी। वहाँ उसने जब अभिषेक को उसने देखा, ऐसा नहीं था। जब अभिषेक की नज़र श्यामा पर पड़ी तो उन दोनों में थोड़ा सा पहले आकर्षण हुआ होगा, उम्र का तकाजा रहा होगा, लेकिन नज़दीकियाँ दोनों में बहुत बढ़ गई। श्यामा ये कहती है, लेकिन मेरा कभी भी इंटेंशन उसके साथ शादी का नहीं था, जैसा अभिषेक बार बार कहता था, क्योंकि अभिषेक उससे 10 वर्ष बड़ा था। लेकिन उसके कारण दिव्या और अभिषेक के बीच तलाक की नौबत आ गई थी, इसलिए वो भी अपनी बहन के कहने के बाद तुरंत अपने गांव आ गई। आगे बताती है कि लेकिन इस बीच में नावेद जो उसका हमउम्र था, उससे उसकी बातचीत शुरू हो गई थी, और वो परेशान इस बात से थी कि उसके वहाँ से आने के बाद या उसकी बहन के अपने मायके पहुँच जाने के बाद भी अभिषेक उससे फ़ोन पर लगातार कांटेक्ट में बना रहा, और हर दूसरे तीसरे दिन वो दबाव बनाता रहा कि आखिरकार तुम्हारी बहन हमारा घर छोड़ के चली गई है, तलाक की एप्लीकेशन दे दी है, इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है, तुमको मुझसे शादी करनी होगी। फिर जब वो मना करती रही इस बात को कि वो शादी नहीं कर सकती, तो उसे धमकाने लगा अभिषेक। इस बात से बहुत परेशान हो गई, क्योंकि बाप थे नहीं, भाई थे नहीं, माँ आंगनबाड़ी में थी। मुश्किल से वो अपनी पढ़ाई करके बहुत आगे निकल जाने का उसका सपना था। उससे बहुत डर गई वो, और उसने नावेद को अपनी आप बीती बता दी कि इस तरह से वो शादी करने का दबाव बना रहा है, मैं शादी उससे नहीं कर सकती, वो मुझसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा है। नावेद ने कहा, ठीक है, तुम उसको बुलवाओ, हम लोग अपना मिलकर काम कर लेंगे। प्लान के मुताबिक 28 अगस्त की शाम को श्यामा ने
अभिषेक को फ़ोन किया, अपने बहनोई अभिषेक को, और ये कहा कि तुम आज आ जाओ, आज हमारे तुम्हारे बीच जो कुछ भी है उसको हम फाइनलाइज करेंगे। शादी करनी हो शादी करेंगे, और अगर शादी नहीं करनी है तो फाइनली हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन जो कुछ होगा दोनों की रजामंदी से होगा, दोनों की बातचीत से होगा। ये बात सुनते ही अभिषेक एकदम बिल्कुल जैसे पैरों में चकरघिन्नी लग गई, और उसका बस चलता तो उड़ते हुए पहुंच जाता। वो श्यामा के फ़ोन आते ही तुरंत वो बाइक पर चढ़ा और घर में झूठ बोलकर बौली पहुंचने पर उसने उसको फ़ोन किया। अभिषेक और श्यामा ने एक साथ ही खाना खाया। खाना खाने के बाद श्यामा ने कहा कि हम लोगों को बातचीत जो करनी है वो घर में बातचीत करना ठीक नहीं है, पता नहीं दीवारों के भी कान होते हैं, कौन क्या सोच ले क्या सुन ले। लिहाजा हम लोग विजयगढ़ किले में, लोग वहाँ के उस खंडहर किले में कभी कभार घूमने के लिए या समय व्यतीत करने के लिए जाया करते थे। तो उसने कहा कि चलो हम लोग वहीं बैठकर बात करते हैं। यहाँ पहले से ही ये प्लान नावेद ने बना रखा था कि तुम किसी तरह से विजयगढ़ किले के भीतर पहुँचना। उस खंडहर में छिपने छिपाने की बहुत सी जगह हैं, और जहाँ सामान्य रूप से लोग आकर बैठते हैं वो जगह भी नावेद ने बता दी कि तुम लोग यहीं बैठना, हम पीछे से इसका काम तमाम कर देंगे। ऐसा ही हुआ, और वहाँ जब ये दोनों बात करने लगे, लेकिन नावेद ने फिर ये बताया कि वो बहुत चौकन्ना था। एक तो वो हमसे 2 गुना बलशाली था, बहुत अच्छी हाइट थी, तंदुरुस्त था और कमांडो कोर्स किया हुआ था। वो बार बार आगे पीछे अगल बगल देख भी रहा था, क्योंकि जगह सुनसान थी और अकेली थी। हम भी इसी बात पर नज़र लगाए हुए थे कि कब उसका ध्यान सामने की तरफ हो और हम पीछे से उसके सिर पर वार कर दें। नावेद ने यह भी बताया कि उसे डर लग रहा था कि अगर पहला वार खाली चला गया तो वो हम दोनों लोगों को अकेले ही मार डालता। उसमें इतनी शक्ति थी, इतनी ताकत थी। बहुत देर तक वेट करने के बाद जब दोनों बातचीत में ज़्यादा मशगूल हुए तो उसने उसके सिर पर सरिये से जोरदार वार कर दिया, और इस वार में ही अभिषेक बेहोश होकर नीचे गिर गया। फिर नावेद और श्यामा ने मिलकर कुल्हाड़ी और सरिये से अभिषेक के सिर पर एक के बाद एक 50 वार किए, और जब उसे तसल्ली हो गई श्यामा को कि अभिषेक मर गया तो उन्होंने वार करना बंद कर दिया। जब उसकी मृत्यु हो गई तो उन दोनों ने मिलकर अभिषेक के सारे कपड़े, जिससे पहचान हो सकती थी, सारे कपड़े उतार दिए और उसे जंगल में उसे फेंक दिया। जो पत्थरों के नीचे आप दबा दीजिए तो वो दीमक खा जाते हैं उसे, या सड़ गल जाता है, उसकी पहचान नहीं हो सकती अगर ज़्यादा दिन बीत जाएं। और वहीं पर मोबाइल उसका स्विच ऑफ करके एक हाथ से खोद के एक छोटा गड्ढा खोद दिया, और वहाँ बहुतायत में बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं विजयगढ़ किले में, उनसे दबा दिया। जब और उसके बाद दोनों वापस अपने अपने घर लौट गए। इतनी खौफनाक कहानी जानने के बाद पुलिस दोनों को लेकर विजयगढ़ के किले में पहुंची, और उनकी निशानदेही पर जहां उन्होंने गड्ढा खोदकर उसे दबाया था वहां पर गड्ढा खोदा गया। तो 4 महीने हो गए थे इस कत्ल के, तो मिलना कुछ था नहीं, लेकिन पूरा कंकाल उसका मिल गया। जहां पर उन्होंने कपड़े को दबाया था, कपड़ा मतलब जैसे सड़ गल गया, उसमें देखने लायक कुछ नहीं था, लेकिन ये जरूर था कि ये सड़ा हुआ या गला हुआ कपड़ा है। वो भी पुलिस ने उसको कब्जे में किया, और हत्या में इस्तेमाल लोहे की सरिया, कुल्हाड़ी और फावड़ा वो नावेद के घर से बरामद कर लिया। इस बीच में उस कंकाल के डीएनए की भी जांच कराई गई, और डीएनए जांच से ये इस्टेब्लिश हो गया, ये प्रूव हो गया कि ये शव अभिषेक का ही है। पुलिस ने श्यामा और नावेद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। 2020 में इसमें चार्जशीट दाखिल कर दी गई, और मामला अभी अंडर ट्रायल है। इस मुकदमे का ट्रायल हो रहा है। मुझे भी इस बात का इंतज़ार है कि इस ट्रायल में
फाइनली क्या होता है, किसको कितनी सज़ा मिलती है। 4 साल हो गए हैं इस घटना के, लगभग 5 साल हो गए हैं, और अब ट्रायल भी काफ़ी एडवांस स्टेज में है, और देखना यही है कि ट्रायल का रिज़ल्ट क्या होता है। आज की घटना देखिए, पत्नी और साली के बीच पींगे मारने वाले कांस्टेबल कह लीजिए या कमांडो कह लीजिए, ट्रेंड कमांडो था, पास आउट था कमांडो कोर्स का, उसका बहुत ही खराब अंत हुआ। एक बहुत ही पुरानी कहावत है हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों में या पूरे उत्तर भारत में, ये कहावत गांव-गांव बहुतायत में कही जाती है कि आधी तज पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावे। ये कहावत किसने लिखी थी या कही थी, इसकी ओरिजिन का तो पता नहीं है, लेकिन पॉपुलर बहुत है। समय समय पर ऐसे ही मौक़ों पर इस कहावत का पुराने लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और इस कहावत के बारे में उसके साथ एक कहानी बताई जाती है। मुझे भी इस कहावत के बारे में मेरे बुज़ुर्गों ने शाम को जब बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें भांति भांति की कहानियाँ बताई जाती हैं, जो बाद में पंचतंत्र के नाम से मशहूर हुई, या पंचतंत्र में भी काफ़ी भाग उन कहानियों का है जो गांव में बुज़ुर्ग बच्चों को सुनाते थे, किसी चीज़ को समझाने के लिए बताते थे। तो ये बताते हैं कहावत के बारे में कि एक कुत्ता था जो कौरे में मिली। कौरा, आप जो लोग हैं ग्रामीण परिवेश से वो जानते हैं कि गांव में आज भी, आज की तारीख में भी ये प्रचलन में है कि जब भी कोई व्यक्ति, और ख़ासकर बुज़ुर्ग व्यक्ति, बच्चे तो ऐसा नहीं करते, लेकिन बुज़ुर्ग व्यक्ति, घर का जो सबसे बड़ा है, बुज़ुर्ग है, जब वो खाना खाता है तो खाना शुरू करने के पहले पहली रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के उसमें बाकी जो कुछ भी है, दाल, रोटी, सब्जी, अचार, जो कुछ भी है, वो थोड़ा ही थोड़ा, चुटकी चुटकी भर ही मान लीजिए, उसको उस रोटी के टुकड़े के ऊपर रख देता है। उसके चारों तरफ पानी चला देता है, एज इफ़ कि खाना भी दिया गया और पानी भी पिलाया गया। उसको अघरासन कहते हैं। वो निकाला जाता है गाय के लिए। और फिर जब खाना ख़त्म होने लगता है तो अंतिम रोटी का अंतिम हिस्सा जब वो बुज़ुर्ग व्यक्ति खा लेते हैं तो बाकी बची हुई जो रोटी है उसमें थाली का बचा हुआ, थाली को बिल्कुल साफ़ कर देते हैं, उसका बचा हुआ जो कुछ भी थोड़ा बहुत हिस्सा उस रोटी पे रख देते हैं। उसे कौरा कहते हैं। तो एक अग्रासन हो गया और एक कौरा। खाना खाने के बाद वो हाथ में दोनों टुकड़े लेकर जाते हैं। अग्रासन वाला गाय को खिलाते हैं और कौरा वाला कुत्ते को खिलाते हैं। खाने का समय गांव देहात में बुज़ुर्गों का 7 साढ़े 7 बजे होता है, और उस बीच में जिस जिस घर से कौरा मिलता है तमाम कुत्ते वहाँ आसपास भौंकते रहते हैं कि फलां जगह से वो खा लिया होगा उन्होंने, बुज़ुर्ग ने खाना, वो कौरा लेकर आ रहे होंगे। तो ऐसा बताते हैं कि आधी रोटी, अब जैसे बुज़ुर्ग को 3 रोटियां खानी हैं, 4 खानी हैं, उस दिन नहीं इच्छा है, दिन में और कुछ भी खा लिया है, तो जो बच जाता है, यानी बड़ा भाग, जितना खाया, जितना खा सकते थे खाया, जो कुछ भी बचेगा वो कौरे में कुत्ते को खिलाएंगे। तो उस दिन कौरे में आधी रोटी उस कुत्ते को मिली। वो कुत्ता रोटी लेकर भागा, तालाब की तरफ गया कि वहीं खाएंगे और पानी पिएंगे, हमारा आज का काम हो जाएगा। तालाब के पास पहुंचकर उस चांदनी रात में उसे उस कुत्ते की, यानी अपनी परछाई पानी में दिखाई दी, और पानी में उसे अपनी ही परछाई, यानी एक कुत्ता आधी रोटी मुंह में लिए हुए दिख गया। कुत्ते को लालच आ गई कि अगर मैं इसके मुंह से आधी रोटी छीन लूं तो मुझे पूरी रोटी मिल जाएगी और आज का मेरा पूरा काम हो जाएगा। उस रोटी को छीनने की गरज से वो पानी में कूद जाता है और उसके मुंह में पड़ी हुई जो आधी रोटी है वो भी पानी में गिर जाती है। तब ये कहावत बनी थी कि आधी तज पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावे। तो यही कमांडो के साथ हुआ, यही अभिषेक के साथ हुआ। अच्छा खासा पत्नी के साथ रह रहे थे, साली पे दिल आ गया और न घर का रहा न घाट का रहा, और पत्नी से भी गया, साली से भी गया, जान से भी गया। तो सलाह यही, मुंह मारने की आदत से बाज आए। बहुत बहुत ढेर सारी कहानियां मैंने इसी पर सुनाई हैं, लोगों की मुंह मारने की आदत पर। तो उससे बाज आना चाहिए, और जो कुछ है आपके पास
उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। आधा है तो आधे का ही उपयोग करिए। पूरी के पीछे भागेंगे, आधी भी चली जाएगी, कहीं के नहीं रहेंगे, न घर के न घाट के। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।